नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी। उमाशंकर जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। उमाशंकर जी, अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव की, चरित्र की, उसकी रीति नीतियों की, तो कांग्रेस ये कह रही कि अब ये पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। ये पहले वाली भारतीय जनता पार्टी से क्या आशा है? अब ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा, जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी रीति नीति चरित्र सब एक जैसे ही है। जी सवाल है कि देखने का नजरिया लोगों का बदल सकता है। जी पार्टी में कोई बदलाव नहीं है। जी। जिस प्रकार से अभी कांग्रेस से 22 लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गए, अब कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से इन्होंने दबाव की राजनीति की, अलगाव की राजनीति की, एक अलग खेमा बना के राजनीति की, इसके परिणाम अब भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतने पड़ेंगे। उनकी सलाह के लिए धन्यवाद। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की फुर्सत उनको क्यों है? वो अपनी कांग्रेस को तो संभाल लें। जी पूरे देश में सिमटती जा रही, पिटती जा रही, कोई पूछ नहीं रहा है। जी मध्य प्रदेश में भी कोई बचा नहीं। जी धोखाधड़ी की राजनीति आप कर रहे हो, जनता के साथ धोखा दिया, जनता को झूठे वायदे करके चुनाव में आ गए। यहाँ तक स्थिति बनी कि आपके 6 मंत्री तक और 16 विधायक नाराज हो गए आपसे, क्योंकि आप उनका क्षेत्र का काम ही नहीं कर पा रहे थे। तो आत्मचिंतन और आत्ममंथन तो कांग्रेस को करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करने में सक्षम है। जी। अगर आत्ममंथन और आत्मचिंतन की सलाह जो आपने कांग्रेस को दी है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम पूरी तरह से आत्मावलोकन कर चुके हैं और हमारी बात तो जनता करेगी। इस बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता का है, कांग्रेस का नहीं है। जनता जवाब देगी, जनता बहुत नाराज है। अगर कांग्रेस ने जनता के साथ जुड़ाव नहीं छोड़ा होता, जी कांग्रेस ग्राउंड रियलिटी अगर जानती, जी कांग्रेस अगर गुटों में बटी नेताओं का गुट और समूह नहीं हो जाती, तो आज कांग्रेस की हालत नहीं होती। जी और इसलिए मैं कोई उनको सुझाव सलाह नहीं दे रहा हूं, जी लेकिन उनसे आग्रह यही कर रहा हूं कि वो हमको सुझाव सलाह ना दें, वो अपनी चिंता करें। हम अपनी चिंता कर रहे हैं, वो परेशान नहीं हो। और जनता ने उनको भी देख लिया है, हमें भी देखा है। जी अभी 15 साल के बाद नई पीढ़ी जो आई थी, जी जिसने कांग्रेस का चरित्र, पहले कांग्रेस की सरकारों का काम नहीं देखा था मध्य प्रदेश में, जी 1.25 साल में उसने भी देख लिया और स्वाद चख लिया है। जी और 1.25 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार की अराजकता का, भ्रष्टाचार, विकास ठप, गरीबों की योजनाएं खत्म, इस मध्य प्रदेश की जनता ने जो 1.25 साल भुगता है, तो मध्य प्रदेश की तो पूरी जनता कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। और उसका अनुभव अभी 24 उपचुनाव में होने वाला है। जी। जिस प्रकार से आपने कहा कि 15 साल बनाम 15 महीने, जनता इन 15 महीनों में समझ चुकी है। जिस पीढ़ी ने कभी कांग्रेस के शासनकाल को नहीं देखा था, उसने भी देख लिया। और कांग्रेस ये कहती है हमारी तो ये उपलब्धियों भरी रही है 15 महीनों की राजनीतिक यात्रा, और 15 महीने भारी पड़ने वाले हैं 15 साल पर। जरूर कोई सब सामने आने वाला है जी क्योंकि मध्य प्रदेश की जो हालत इस 15 महीने में कर दी, जी आप मध्य प्रदेश को खा गए। जी भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, सुबह किसी की पोस्टिंग पैसे लेके दोपहर को ज्यादा वाला मिल गया कैंसिल, शाम को तीसरे की हो गई। जी इसके अलावा कोई काम इस मध्य प्रदेश में नहीं बचा था। विधायक मंत्री तक परेशान थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को ड्राइंग रूम से निकलकर अपने मंत्री और विधायकों से मिलने का समय नहीं था। केवल ये जो सारा अड्डा भ्रष्टाचार का बन गया था मध्य प्रदेश, उसका खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता ने भुगता है और करीब से देखा है। और निश्चित ही इसका फैसला इन उपचुनाव में होने वाला है। जी। जिस प्रकार से आप स्वयं गृह मंत्री रहे हैं, आपने बतौर राजस्व मंत्री भी अपनी सेवाएं दी हैं प्रदेश को, तो सबसे पहला सवाल मैं गृह व्यवस्था से जुड़ा हुआ कर लेता हूं। दिग्विजय सिंह जी ने सवाल उठाया है, जो एक कुख्यात
गुंडा था उत्तर प्रदेश का, जो मध्य प्रदेश में उज्जैन में पकड़ा गया मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा, और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की सुपुर्दगी में जब उसे ले जाया जा रहा था तो बीच में उसने कुछ हरकत की, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। दिग्विजय सिंह ने बड़े सिलसिलेवार सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर और मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय पर सवाल खड़े किए हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं, याद करिए, जो 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी। उस समय देश में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती थी उसके तार मध्य प्रदेश से जुड़े पाए जाते थे जी। मध्य प्रदेश आश्रय स्थली हो गया था आतंकवादियों का। जी। रतलाम का कांड हो या कहीं भी सारी इतनी घटनाएं हुई थी, और माननीय दिग्विजय सिंह जी 10 साल में एक को नहीं पकड़ा था आपने। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने आपको बुरी तरह नकार दिया है। आपको तो ये नैतिक आपको हिम्मत ही नहीं होना चाहिए इस प्रकार की बातों को करने का। लेकिन दुर्भाग्य से दिग्विजय सिंह जी इस समय कांग्रेस में भी अप्रासंगिक हो गए हैं, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी बात करके मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में बने रहने की असफल कोशिश करते रहते हैं। मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो काम किया, अपना काम किया, अपराधी पकड़ा गया, उसको संबंधित क्षेत्र की पुलिस को सौंप दिया। अब इसमें क्या परेशानी दिग्विजय सिंह जी, क्या नहीं करना चाहिए था? मुझे याद आता है कि जब पकड़ा गया, नहीं पकड़ा जा रहा था तो कांग्रेस के लोग चिल्ला रहे थे कि भाजपा की मिलीभगत से नहीं पकड़ा जा रहा। पकड़ा गया तो अब ये कह रहे हैं कि मिलीभगत से पकड़ लिया। तो चितवी मेरी, पुतवी मेरी, अंटा मेरे। अब ये जो कहावत है इन लोगों पर चरितार्थ होती है आजकल। जी। और फुर्सत में घूम रहे हैं, कोई काम नहीं। आप कहीं ना कहीं किसी माध्यम से दिखाते रहे, इसलिए इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। जी। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि छल और राजनीति करके, षड्यंत्र की राजनीति करके उनकी सरकार को गिराया गया है। जनता ने उन्हें 5 साल के लिए चुना था। ये जनता के साथ अन्याय किया है। 5 साल सरकार चलने देते तो अगले 25 साल तक फिर कांग्रेस ही आने वाली थी। कमलनाथ जी, इन 22 को भी जनता नहीं चुना था जिनके कारण आप सरकार में बने थे। जी। और ज्यादा आप परेशान मत होइए, 109, 114 इतना ही अंतर था। जी। जनता ने जितना आपको दिया था उसमें 22 का तो आप विश्वास खो चुके। और आप एक कल्पना तो करिए नवीन जी, मैं एक आग्रह करता हूं कि अगर कोई कैबिनेट मंत्री नाराज होकर रिजाइन देता है, जी। ये मामूली बात नहीं है। जी। 6 मंत्रियों ने रिजाइन किया है अपनी सदस्यता से। जी। 16 विधायकों ने किया है। जी। रिस्क लिया है उन्होंने, क्योंकि परेशान थे, क्षेत्र की जनता को जवाब नहीं दे पा रहे थे। जो चुनाव में वायदे किए थे कमलनाथ जी, मैं उन 22 के काफी संपर्क में रहा हूं, आप जानते हैं जी। और वो जो कहते थे कमलनाथ जी मंत्री तक से मिलने को टाइम नहीं है, 24 घंटे रखा है, 25 घंटे कर दूं क्या? जी। केवल दलालों के, केवल बड़े लोग जिनसे पैसा मिल सकते हैं, इससे मिलने के अलावा ना उनके पास टाइम जनता के लिए था, ना अपने मंत्रियों के लिए था, ना विधायकों के लिए था। उनका जो हाल था, ड्राइंग रूम के नेता थे केवल वो। मध्य प्रदेश में 1.25 साल में कहीं गए नहीं छिंदवाड़ा छोड़कर। प्रदेश को बिल्कुल गर्त में ले जाने का काम कमलनाथ जी ने किया है। मुझे लगता है तो उनको तो इस तरह की बात करना ही नहीं चाहिए। जी। वो अभी कांग्रेस में एक बात और बहुत जोर से चल रही है, बहुत जोरदारी से ये बात कह रहे हैं कांग्रेसी कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी के ऊपर अब एक क्वेश्चन मार्क है। शिवराज जी सक्षमता से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, दबाव में हैं, और ये दबाव सिंधिया जी का है। सिंधिया जी के दबाव की राजनीति चल रही है अब प्रदेश में। अब दुर्भाग्य यही तो है कि अब कांग्रेसियों को सिंधिया जी की चिंता हो रही है। जब सिंधिया जी कुछ सलाह कहते थे, उनके मंत्री विधायक कोई बात कहना चाहते तो सुनने की तैयारी नहीं थी। सिंधिया जी ने जब ये कहा कि आप जनता को किए वायदे पूरे करो, नहीं तो मौका आया तो मैं भी सड़कों पर उतरूंगा, तो कमलनाथ जी कहते उतर जाओ। अब उस सिंधिया जी की चिंता इनको क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी चिंता करेगी कौन दबाव में है, कौन नहीं है, शिवराज जी कितने सक्षम है। शिवराज जी ने अपनी सक्षमता दिखाई है, और अभी 100 दिन में भी जो शिवराज जी ने करके दिखाया कमलनाथ जी, और कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं आप 15 महीने में नहीं कर पाए। कोविड को लेकर भी जिस तेजी से शिवराज जी ने काम किया है, जिस प्रकार किसानों का फसल बीमा का 3200 करोड़
पंचायतों का 15,000 करोड़, संबल योजना को फिर स्थापित करना, विकास के काम तेजी से शुरू करना, ये अप्रत्याशित काम है जो शिवराज जी की क्षमता को दिखाता है। जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जब जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आई है, राजस्व विभाग ने उसका आकलन किया है और फिर क्षतिपूर्ति की है। पिछले 15 महीनों में भी कई बार प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन ये बात हर जगह से सुनने को मिली कि उनको क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही है। क्या फर्क था मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजस्व की नीति में और कांग्रेस की नीति में? आपसे जानना चाहता हूं, आप स्वयं राजस्व मंत्री रहे। जी, नीति तो वही है जी, नियत खराब हो गई। जी, राजस्व आप देखेंगे 15 साल में बीजेपी सरकार में जरा कोई आपदा आती थी, मुख्यमंत्री स्वयं दौड़ के जाते थे, जी, सारे मंत्री जाते थे। जब मंत्री मुख्यमंत्री खुद फील्ड में होता था, सारे अधिकारी फील्ड में होते थे। जी, 15 महीने में मुख्यमंत्री और मंत्री को तो फुर्सत ही नहीं थी। जी। जहां जो हो रहा था वहां हो रहा था। जब मंत्री मुख्यमंत्री घरों में ऐश कर रहे थे तो अधिकारियों को जाने का सवाल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4-4 लोग सर्वे के लिए तुरंत सर्वे होता था, आकलन होता था और क्षतिपूर्ति दी जाती थी। राजस्व के मुआवजा नीति में कई बार हमने परिवर्तन करके पर्याप्त राशि मिल सके राहत की ये व्यवस्था की थी। अनेक ऐसे आइटम उसमें जोड़े थे जो पहले नहीं थे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित ही जनता की हितों की चिंता करती है। इसलिए लगातार आपने देखा होगा कि 15 साल में राजस्व विभाग में राजस्व मुआवजे की नीतियों में परिवर्तन हुआ, उनकी राशियों में परिवर्तन हुआ, उनके आइटम में परिवर्तन हुआ। और जरा कहीं अगर ऐसी प्राकृतिक आपदा आती थी, तत्काल पूरा तंत्र सक्रिय होता था और इमीडिएट राहत की राशि लोगों तक पहुंचाई जाती थी। लेकिन कांग्रेस में किसी को फुर्सत नहीं थी, इस बात की चिंता नहीं थी। कांग्रेस समझ गई थी कि हम तो 5 साल आप जीत कर आ गए हैं, बाद में देखेंगे, अभी तो हम अपने घर भर लें। इसके अलावा जनता की चिंता उन्होंने नहीं की। जी, जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण है, इसी संक्रमण काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस पर कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी खुद जो कांग्रेस मुक्त होने की बात करती थी, कांग्रेस मुक्त करने की बात करती थी, अब वो कांग्रेस युक्त हो रही है, वो खुद ही संक्रमण का शिकार हो रही है। ये जो लोग गए हैं, ये क्या भारतीय जनता पार्टी को समझेंगी? और कांग्रेस की वजह से अब भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व बढ़ा है। जी, नवीन जी, जो बचे हैं वो कांग्रेस को तो समझ लें पहले। ये वही कांग्रेस है जब 1947 में देश आजाद हुआ जी, तो कांग्रेस के सभी नेताओं को महात्मा गांधी जी ने सलाह दी थी कि कांग्रेस अब खत्म कर दो, क्योंकि आजादी की लड़ाई के लिए बनाया गया एक संगठन था। जी, लेकिन वोटों की राजनीति और कांग्रेस के नाम का फायदा लेने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने कांग्रेस को जारी रखा। लेकिन वो राष्ट्रवादी कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो गई। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बाद में बने हैं और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी बनी है। तो कहीं ना कहीं से धीरे धीरे लोग उसकी नीतियों पे, उसकी कार्यशैली पर भरोसा करके आए हैं। ऐसे ही हमारे अभी साथी कांग्रेस के नाराज होकर कांग्रेस से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को नीतियों को समझकर उन्होंने स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनाया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है कि वो उनको कैसे साथ लेकर चलती है। कांग्रेसी मित्र परेशान नहीं हो और वो अपना काम करें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। जी, महत्वपूर्ण सवाल सर कि 24 जो उपचुनाव होने हैं 24 विधानसभा क्षेत्रों में, ये तय है कि ये 24 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे ही ये तय करेंगे कि आगे किसकी सरकार रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है या कांग्रेस की? क्योंकि कांग्रेस ही ये कह रहे हैं कि अगला जो भी इस उपचुनाव के बाद राष्ट्रीय त्योहार होगा उस पर झंडा बंधन कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बतौर कमलनाथ ही करने वाले। ये खुशफहमी में उनको रहने दीजिए, नहीं तो कांग्रेस में कुछ बचेगा नहीं। ये थोड़ा सा भ्रम उनको बनाए रखना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव किसी स्थिति के आकलन के आधार पर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। परिणाम तो एक्चुअल जो आएगा वो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक अनुमान जो है, आप देखिए ये 24 चुनाव हैं, साधारणतया उस क्षेत्र में है जहाँ कांग्रेस के नाम पर सिंधिया जी का प्रभाव था। कांग्रेस ऐसे सच कोई पार्टी के रूप में आजकल काम नहीं करती। आप सहमत होंगे मेरी बात से शायद। कहीं दिग्विजय सिंह का गुट प्रभावी है, कहीं कमलनाथ जी का गुट प्रभावी है, कहीं अजय सिंह जी का है। ऐसे ही चंबल ग्वालियर संभाग माननीय सिंधिया जी के नाम पर रहता था।
तो वहां कांग्रेस के नाम को जो वोट मिलता था वो सिंधिया जी के नाम पर मिलता था। और ये 24 विधानसभा जहां उपचुनाव होने वाले हैं वह कभी हम जीतते हैं कभी कांग्रेस जीतती रही, यानी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी कोई कम नहीं है। वहां अपना वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है। अब आप कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है, 1.25 साल की कांग्रेस की नाकामी से जनता नाराज है। कांग्रेस का जो वोट मिलता था जिस चेहरे के नाम पर सिंधिया, वो बीजेपी के साथ है। तो ये सारे गणित इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी सफलता प्राप्त करने वाली है। जी, अगर मैं सर राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करूं तो वर्तमान समय में नेपाल से गतिरोध बना हुआ है, चाइना से गतिरोध बना हुआ है। वहाँ कांग्रेस ये कह रही है कि ये विदेश नीति की बहुत बड़ी गंभीर चूक है, हार है, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी जो दमदारी की बात करते हैं, 56 इंच के सीने की बात करते हैं, वो दिखाई नहीं दी। वो जब दिखाते हैं तो प्रमाण मांगते हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक के। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की विदेश नीति तो बड़ी अच्छी थी जी। कोई आक्रमण करे, जमीन पे कब्जा कर ले, पाकिस्तान करे दे दो, चाइना कर ले दे दो, नेपाल कुछ कह रहा है कर लो, तो कोई झंझट का सवाल ही नहीं है। सरेंडर शरणम गच्छामि, ये नरेंद्र मोदी जी का ही सीना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बड़े से बड़े देश से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाया, चीन को भी बराबरी का जवाब पहली बार मिला है। कल्पना नहीं थी चीन को, वो अभी समझ रहे थे कि पहले जैसे ही प्रधानमंत्री हो, पहले जैसी पार्टियों की शासन होगा यहाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सेना ने जिस प्रकार का पराक्रम दिखाया है और जवाब दिया है, आपने देखा होगा कि सब पीछे हटने लगे हैं। और हमेशा मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लड़ाई चाहते नहीं, लेकिन हम झुकना भी नहीं चाहते और 1 इंच भूमि किसी को नहीं देंगे। ये कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री में दम ही नहीं थी। सन जब शुरू 62 में चुनाव चीन ने आक्रमण कर दिया, यहाँ चाउ एन लाई साहब के साथ बैठकर पंचशील के समझौते कर रहे थे नेहरू जी, और वहाँ चीन की सेना ने आक्रमण किया, हजारों किलोमीटर जमीन हमारी छिपा ली। ये कांग्रेस की विदेश नीति की सफलता थी। पाकिस्तान ने जमीन हमारी छीन ली, ये विदेश नीति की सफलता थी। ये शरणम गच्छामि की नीति जो कांग्रेस की थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने अब तिलांजलि दे दी है। अब बराबरी से बात करते हैं और जो जैसा करता है उसका वैसा जवाब देते हैं। जी, एक और आरोप है, गंभीर आरोप है आपके ऊपर कि आप सेना के पराक्रम और शौर्य का वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करते। आप कहते हो नरेंद्र मोदी फेल है जी, तो अगर मान लीजिए कह रहे हैं फेल है, तो अगर सफल हुए तो फिर नरेंद्र प्रधानमंत्री का नाम तो आएगा ही भाई जी। हम कब कहते हैं? हम तो हमेशा कहते हैं। आज मेरा अभी वक्तव्य आपने पहले सुना होगा, हमने कहा सेना के पराक्रम से। जी बिल्कुल, सेना को तो हम पराक्रम देते ही हैं, लेकिन सेना के हाथ आपने जो बांध के रखे हमने फ्री हैंड कर दिए जी। यही अंतर है कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार में। सेना को हमने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करना आपका दायित्व है और उसमें आपको फ्री हैंड किया गया है। ये सेना का ही पराक्रम है। लेकिन जब सेना का पराक्रम, सेना तो पहले भी पराक्रमी थी, लेकिन कांग्रेस के समय आप अनुमति नहीं देते थे, हाथ बांध कर बैठे रहते थे, उनको कुछ करने नहीं देते थे। आज मोदी जी की सरकार ने उनको फ्री हैंड दिया है तो सेना अपना पराक्रम दिखा रही है। अब जब सेना पराक्रम दिखा रही है तो निश्चित ही जिसने आदेश दिया उसका नाम तो होना ही है। उसमें क्यों हैरान हो परेशान है कांग्रेस के साथी? जिस प्रकार से पूरे देश के माहौल की बात करें, मोदी जी ने लॉकडाउन का निर्णय लिया, फिर अनलॉक करने का निर्णय लिया, अभी कोविड के तमाम सारे वैक्सीन्स पर भी 1-2 जगह से खुशखबरी वाली खबरें आ रही हैं। कांग्रेस ये कह रही है इस पूरे मसले पर, चाहे लॉकडाउन करने का निर्णय हो, चाहे अनलॉक करने का निर्णय हो या वैक्सीनेशन की बात हो, सरकार गंभीर नहीं है। भगवान का धन्यवाद है, नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस समय देश में थे। मध्य प्रदेश में 1 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही थी, कुछ नहीं किया, कोविड पर एक मीटिंग तक नहीं की जी। जब जैसा निर्णय लेना था प्रधानमंत्री जी ने सख्ती के साथ लिया। लॉकडाउन करना था, लॉकडाउन किया, खोलने की जरूरत है, खोला है। और भारत द्वारा अपनाई गई नीति की सराहना WHO ने भी की और दुनिया कर रही है। अब कांग्रेस के साथियों को नहीं दिख रहा है तो क्या करें? आप कांग्रेस का अंतर कले और अंतर विग्रह तो ये देख लीजिए ना। कुछ नेता कहते हैं लॉकडाउन एकदम लगा दिया, नहीं लगाना था। कुछ कहते हैं लॉकडाउन लगाने में देर कर दी।
कुछ कहते हैं अनलॉक कर देना चाहिए, लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ कहते हैं ये कर देना चाहिए। ये अंतर विग्रह और संशय की राजनीति कांग्रेसी जी रहे हैं। वास्तविकता कभी इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, न करना चाहते हैं। जी, जैसा आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का अपना अंतर विरोध और अंतर विग्रह है, लेकिन कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ उनके यहाँ से सारे धोखेबाज दगाबाज लोग निकल गए, अब उनके पास प्योर कांग्रेसी बचे हुए हैं और कांग्रेस इस समय पर प्योर है और आपके साथ जो लोग शामिल हुए हैं तो आपके यहाँ मिक्स एंड मैच है। तो एक तरफ प्योरिटी है और एक तरफ मिलावट है, तो कैसे जीतेंगे आप? मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो थोड़ी बहुत प्योरिटी बची थी कांग्रेस में वो हमारे पास आ गई। अब हमें इससे उनकी बात से सहमत हूं कि अब केवल अनप्योर लोग हैं वहां, एक जैसे सब लोग बचे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कांग्रेस के मित्रों को कि इस सब से हटकर वो देखें और अभी भी सावधान रहें। हाँ, अभी भी सावधान रहें कि उनमें से भी कितने प्योर बचने वाले हैं, कितने अनप्योर रहने वाले हैं। हालत खराब होती जा रही है। कांग्रेस के नेताओं से मेरा कहना है अभी भी उन्होंने सबक नहीं लिया है। अभी भी कांग्रेस के लोगों को, मेहनती लोगों को तवज्जो कांग्रेस में नहीं मिल रही है। लेकिन मैं उनका इंटरनल मामला है, इसमें कोई पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन वो ये ध्यान रखें कि भारतीय जनता पार्टी एक इस प्रकार का संगठन है जिसमें जो भी आता है हमारे साथ चलता है, हमें समझता है, हम उसको समझते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना, जनता के कल्याण का काम करना, उसी नीति पर सब चलते हैं। पहले भी सिंधिया परिवार के बहुत से सदस्य भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ रहे। राजमाता तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की पोषक रही हैं। अब सिंधिया परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, युवा ऊर्जावान आपके साथ शामिल हो गए हैं वो सिंधिया जी। तो शिवराज के साथ महाराज भी हैं। शिवराज जी उनका खूब खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, स्वागत है महाराज। वो भी शिवराज जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं मंचों पे, ये पूरी मीडिया ने देखा है। लेकिन इस पर भी कांग्रेस ये कह रही है ये खाने के दांत हैं, दिखने के हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। शिवराज और महाराज के कलह में भारतीय जनता पार्टी अब खत्म हो जाएगी। मतलब चिंता उनको भारतीय जनता पार्टी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी तो आपका तो आनंद हो जाएगा ना, आप क्यों हैरान परेशान हो? अरे चिंता भारतीय जनता पार्टी को करने दो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करने दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप तो नहीं बचा पाए, आप तो नहीं पचा पाए, आप इसको देखो ना। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो आप नवीन जी आप याद करिए 2018 में, अगर ग्वालियर चंबल संभाग आपका वहां से आता है, आपको काफी जानकारी है वहां की, कि वहां ये कांग्रेस ने एक चित्र प्रस्तुत किया था इनडायरेक्टली कि मुख्यमंत्री का चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया है। जी बिल्कुल। और उस नाम पर कांग्रेस जीती है और उतना बड़ा धोखा दिया है। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, उनका सम्मान तक नहीं बचा। अब आप सिंधिया जी की चिंता कर रहे हो जी। अंतिम आपने उनको दो टूक जवाब दे दिया कि आपको कल्पना नहीं दी थी कि आप सड़कों पर उतर जाइए। अब उनने वो तो नहीं उतरे, आपको सड़कों पर उतार दिया। इसकी चिंता करिए आप कि आखिर आपका बचा क्या है उस संभाग में। जी, अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल कि शिवराज और महाराज की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी और अभी 24 उपचुनावों में एक कीर्तिमान रचेगी। चूंकि आप स्वयं उस चुनाव जो प्रबंधन होगा और चुनाव की जो गतिविधियां होंगी उसके बड़े महत्वपूर्ण हिस्से हैं आप, और भारतीय जनता पार्टी की उस रीति नीति और विस्तार की योजना से भली भांति परिचित हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप ये भरोसा दे सकते हैं प्रदेश की जनता को कि शिवराज और महाराज की युति में मध्य प्रदेश में एक नया स्वर्णिम अध्याय देखने को मिलेगा प्रदेश की जनता को? देखिए, शिवराज जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता और जनता का प्यार जी, ये मध्य प्रदेश में नया इतिहास रचने वाला है जी। और इसकी शुरुआत ये 24 उपचुनाव के परिणाम से होने वाली है, मैं भरोसा दे सकता हूं। क्योंकि 24 विधानसभा का जो चित्र हम लोगों को दिख रहा है वो स्पष्ट संदेश दे रहा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से, क्योंकि सिंधिया जी भी हमारे साथ अब हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत बड़ी सफलता वहां मिलने वाली है और कांग्रेस को सबक देने वाली है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो शिवराज और महाराज का योग कुछ अद्भुत करने वाला है और 24 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ कमल खिलने वाला है। जिस प्रकार से उमाशंकर गुप्ता जी, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे, पूरी तरह आशान्वित हैं और उनका एक ही सवाल था कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कैसी, इसको छोड़कर स्वयं का आत्मावलोकन करना चाहिए। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।